1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। जम्मू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस विभाग में छात्रों ने नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने एचओडी के कार्यालय का घेराव किया और इससे सिलेबस से तुरंत हटाने की मांग की। स्थिति को बिगड़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एचओडी कार्यालय को बंद कर दिया। पॉलिटिकल साइंस विभाग के एचओडी बलजीत सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि सिलेबस में इस चैप्टर को केवल एकेडमिक दृष्टिकोण से शामिल किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ छात्र इस मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि विरोध प्रदर्शन और तेज होता है तो विभाग सिलेबस में बदलाव पर विचार कर सकता है। मैं पूछना चाहूंगा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज से कि माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ही क्यों? हमारे भारत में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में, महान लोग हैं जिनके बारे में पढ़ाया जा सकता है। खराब मौसम के साथ जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड प्रशासन और लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। तस्वीरें रियासी अरनाज माहौर रोड के मलाई नाला क्षेत्र की है, जहां भारी मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया है और यातायात ठप हो गया है। रास्ते को खोलने के लिए जीआरईएफ और जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं, लेकिन खराब मौसम और अस्थिर पहाड़ियों के बीच काम करना जोखिम भरा हो चुका है। ईद के मद्देनजर रास्ते को खोलना भी जरूरी है, क्योंकि रास्ता बंद होने से लोगों को अपने घर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वो जारी एडवाइजरी का पालन करें और बिना जरूरी कारण यात्रा से बचें। त्राल में अघोषित बिजली कटौती लोगों के लिए मुसीबत सी बन गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला के आश्वासन के बावजूद पूरे रमजान बिजली कटौती बदस्तूर जारी रही। अब ईद का मौका है, ऐसे में लोग चाहते हैं कि घरों और इलाकों में बिजली की आपूर्ति बरकरार रहे। सोशल एक्टिविस्ट गुलाम मोहम्मद ने कहा कि त्राल में बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती की जा रही है। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सहरी और इफ्तार के समय बिजली का न होना लोगों के लिए परेशानी बन गया है। अब ईद के मौके पर भी अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उनके अनुसार शेड्यूल के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। तो ये मुतबरक महीना चल रहा है, इसमें महकमा बिजली पावर सप्लाई में नाकाम रहा है। इफ्तियारी और शहरी के टाइम खासकर पावर का वजूद ही नहीं रहा। बारामूला से ईद के मौके पर बाजारों से सामान की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। स्थानीय बाजारों में दुकानदार खराब मौसम और सामान के अभाव का फायदा उठाकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन नियमित रूप से बाजारों की जांच करे तो इस तरह की कालाबाजारी को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। साथ ही आम जनता को भी राहत रहेगी। लोगों ने ईद की खरीदारी का ध्यान रखते हुए दुकानदारों से भी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है और ईमानदारी से सामान तय कीमत पर बेचने की अपील भी की है। दुकानदारों को ये याद रखना चाहिए कि उनके हर कार्य पर अल्लाह की नजर होती है, इसलिए इस पवित्र समय में नैतिक व्यापार का पालन करना बेहद जरूरी है। वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स उन्होंने स्टार्ट की हुई थी, उनपे वो रेट्स भी चले, दुकानात पर भी गए, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंसान ईमान पर होगा, देखिए कोई डिपार्टमेंट का शख्स जो है दिन भर तो उसको दुकान पर नहीं रहेगा, तो उसको खुद भी ये एहसास होना चाहिए। सांबा से एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। आरसपुरा के गांव किरपिंड निवासी युवक कुलदीप सिंह की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। कुलदीप सिंह पैदल जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग गया। इस हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया।
बड़ी ब्राह्मणा के सरोरे अड्डे इलाके में मृतक का शव करीब 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। ऐसे में ट्रैफिक भी चलता रहा और लोग भी रास्ते से गुजरते रहे। इस दौरान न तो समय पर प्रशासन पहुंचा और न ही सड़क से शव को हटाने का काम शुरू हुआ। प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि इस हादसे को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन लोगों ने मांग की है कि इस लापरवाही के लिए दोषी लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं उधमपुर के तारिक शाह से, जो पूरे इलाके में पक्षी प्रेमी के तौर पर मिसाल बन गए हैं। पिछले कई सालों में शहरी क्षेत्रों में तेजी से घटती गोरैया की संख्या को बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तारिक शाह ने अपने घर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष घोंसले लगाकर मिट्टी के बर्तनों में पानी उपलब्ध कराकर और नियमित रूप से दाना डालकर गोरैयों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया है। उनके इन प्रयासों का परिणाम अब साफ दिखाई देने लगा है। जहां कभी गोरैया नजर नहीं आती थी, आज वहां उनकी चहचहाहट सुनाई देती है। तारिक शाह का मानना है कि हर जीव को इस धरती पर जीने का अधिकार है। वो लोगों से अपील करते हैं कि वे भी अपने घरों में छोटे छोटे कदम उठाकर पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाएं। आज इस स्पेशल ओकेजन पे मैं और मेरी फैमिली ने बहुत छोटे छोटे नेस्ट, छोटे छोटे अर्दन पॉट्स रखे हैं जिनमें हमने उनके लिए खाना, उनके लिए पानी रखा है। और ये हम आज ही नहीं, काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, खाली स्पैरोज के लिए नहीं। दिल्ली से विकास और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। सरकार का मकसद दिल्ली में प्रदूषण को कम करना और आम जनता को बेहतर, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मुहैया कराना है। 1 साल के भीतर ही 2000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी और इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही नानकसर से गाजियाबाद के बीच नई इंटरस्टेट बस सेवा की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस मौके पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए वर्ल्ड क्लास कार्यालय का शिलान्यास भी किया गया, जो भविष्य में आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी सब्सिडी पेट्रोल को भी दोबारा खोला है। 300 नई ईवी बसेस दिल्ली के बेड़े में आज जोड़ी गई है। 6100 बसें आज की डेट में हो गई हैं, जो लगातार दिल्ली को गति देने वाली हैं। हमारा दिल्ली के साथ वायदा है कि पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव का असर अब भारत के बाजारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। खास तौर पर ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। ईरान और खाड़ी देशों से आयात होने वाले अंजीर, खजूर, पिस्ता और बादाम के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं दोनों की चिंता बढ़ गई है। होलसेल मार्केट में कई ड्राई फ्रूट्स की कीमतें 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। व्यापारिक एसोसिएशन के अनुसार फिलहाल बाजार में लगभग 1 से 1.5 महीने का ही स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन स्थिति जल्द सामान्य नहीं होती तो आने वाले समय में और ज्यादा संकट गहराने की आशंका है। ड्राई फ्रूट्स के दामों में अब तक 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर पिस्ता, खजूर और अंजीर पर देखने को मिल रहा है। शादी का सीजन आने वाला है, इसमें ड्राई फ्रूट्स के दाम और बढ़ने वाले हैं। एनआईए की बड़ी कार्रवाई में एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि म्यांमार के ट्रेनिंग कैंपों में आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही थी, जहां कट्टरपंथी नारे और हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने गुप्त ऑपरेशनों को तेजी से विस्तार दे रही है और अलग अलग देशों में डेस्क बनाकर आतंकी मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। इन नेटवर्क को तुर्की की एजेंसी का भी समर्थन मिल रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, रूस और श्रीलंका में ऐसे नेटवर्क सक्रिय है या बनाए जा रहे हैं। खासतौर पर ढाका डेस्क के जरिए हुजी और JMB से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ की साजिश रची जा रही है और इनके निशाने पर नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल भी है।
जम्मू में नवरेह महोत्सव के मौके पर रंगारंग परंपरा के साथ अध्यात्म का संगम देखने को मिला। संजीवनी शारदा केंद्र में विशेष कार्यक्रम में कश्मीरी पंडित प्रवासी समुदाय की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक आयोजनों के बीच कश्मीरी नववर्ष का स्वागत जोश और श्रद्धा के साथ किया गया। यह आयोजन सांस्कृतिक पहचान को संजोने का माध्यम भी बना। इस अवसर पर संजीवनी शारदा केंद्र के चेयरमैन M.K. भारत ने कहा कि नवरेह कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए नई शुरुआत, उम्मीद और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन कश्मीर में शांति और सामान्य हालात बहाल होंगे और वे अपने पैतृक घरों में इसी उत्साह के साथ नववर्ष मना सकेंगे। मेंढर में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और लोगों में आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश का असर फसलों पर भी पड़ा है। अचानक हुए इस मौसम परिवर्तन ने तापमान में भी गिरावट दर्ज की है, जिससे स्थानीय निवासियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मेंढर और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से उनकी दिनचर्या पर खासा असर पड़ा है। वहीं प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रीनगर के HMT इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों शिया मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की, ईरान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने फिलिस्तीन और ईरान में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई और इसे मानवता के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दुनिया भर में शांति स्थापित हो और निर्दोष लोगों की जान को सुरक्षित रखा जाए। श्रीनगर के HMT क्षेत्र में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन मौके पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट रहा। जबलपुर में एक 10वीं पास मैकेनिक आसिफ ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से एक ऐसी भट्टी तैयार की है जो न सिर्फ सस्ती है बल्कि कबाड़ के तेल से चलती है। दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत और गैस संकट की वजह से आसिफ को इस जुगाड़ की जरूरत पड़ी। आसिफ ने अपनी भट्टी के लिए गैराज से निकलने वाले वेस्ट ऑयल यानी जले हुए इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया और एक किफायती समाधान तैयार किया। वे अब तक 15 से 20 भट्टियां तैयार कर चुके हैं। करीब 30 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला वेस्ट ऑयल इस भट्टी को 1 घंटे तक चलाने में सक्षम है। लगभग 6 से 8 हजार रुपए की लागत में बनने वाली ये भट्टी 12,000 रुपए तक में उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी तेज आंच के चलते ये होटल और छोटे उद्योगों के लिए LPG का बेहतर विकल्प बनती जा रही है। भट्टी बनाई है भैया अपना हवा से और ऑयल से, हवा और ऑयल से चलती है और उसको बनाया मैंने देख के। अपना बर्नर का काम करता हूँ, बर्नर से मिलता जुलता इसको छोटा बर्नर बना दिया। उधमपुर के बसंतगढ़ से लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एक विशाल बोल्डर पहाड़ी से टूटकर नीचे आ गिरा और एक रिहायशी मकान को गंभीर नुकसान पहुंचा दिया। यह हादसा बसंतगढ़ के छत्रियारी मोड़ा नडेली इलाके का है। ये बोल्डर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से अचानक खिसक कर नीचे आया, जो विजय कुमार के घर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मकान की संरचना को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं सामने आई, क्योंकि समय रहते ही घर के सदस्य बाहर निकल गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। एम्स में भर्ती हरीश राणा के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। डॉक्टर्स ने अब हरीश को न्यूट्रिशन देना बंद कर दिया है। इसके साथ ही उनके वाइटल पैरामीटर्स की नियमित जांच भी फिलहाल नहीं की जा रही है, जबकि सामान्यतः ये अस्पताल के प्रोटोकॉल का अहम हिस्सा होता है। यही नहीं, उनके शरीर के अंदरूनी हालत का
आकलन करने के लिए ब्लड सैंपल भी नहीं लिया जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उन्हें ब्रेन से जुड़ी दवाइयां दी जा रही हैं और उनकी स्थिति पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम लगातार निगरानी रख रही है। मरीज की हालत को देखते हुए विभिन्न विभागों के डॉक्टर आपस में समन्वय बनाकर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम परिवार के संपर्क में भी बनी हुई है और उन्हें समय समय पर स्थिति की जानकारी दी जा रही है। हरीश को 14 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में 10 डॉक्टरों की टीम उनके इलाज और निगरानी में लगी है। हरीश राणा पिछले 13 साल से बिस्तर पर हैं और सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद उन्हें एम्स में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया के तहत भर्ती कराया गया है। खरगोन से सोशल मीडिया वायरल गर्ल मोनालिसा ने अपने पति फरमान के साथ एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में मोनालिसा का कहना है कि उन्हें लगातार मारने काटने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे वो और उनका परिवार काफी डरा हुआ है। मोनालिसा ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, टीआई और कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को लेटर के साथ वीडियो भी भेजा है, जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके। ये पूरा मामला उनके परिवार और फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के बीच चल रहे विवाद और लव जिहाद के आरोपों के बाद और गर्मा गया है। लगातार बढ़ते विवाद के बीच अब मोनालिसा का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा और न्याय की अपील की है। ईद से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि शांति और भाईचारा बना रहे। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पुराने दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद से लेकर उत्तम नगर जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों तक फ्लैग मार्च निकाला है और इसी दौरान पुलिस की टीमें सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का जायजा ले रही हैं और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखने के लिए सर्विलांस और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि वो किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस शांति समितियां बना रही है ताकि त्योहार की रौनक में कोई खलल न पड़े और हर कोई सुरक्षित महसूस करे। पुलिस की सक्रियता और भारी तैनाती को देखकर जनता ने भी राहत की सांस ली है। उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आई है, जहां गुरुग्राम के सोहना में देश का पहला एलपीजी एटीएम शुरू हो गया है। भारत पेट्रोलियम ने एक खास पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस ऑटोमेटेड एलपीजी वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल किया है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब आपको गैस सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करने या बुकिंग का झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिन हो या रात 24 घंटे में कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार यहां से गैस सिलेंडर एक्सचेंज कर सकते हैं या उसे रिफिल करवा सकते हैं। 6 मार्च को शुरू हुए इस हाईटेक मशीन ने स्थानीय लोगों का काम इतना आसान कर दिया है कि अब सिलेंडर खत्म होने का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। कटरा के बाणगंगा इलाके में श्राइन बोर्ड ने घोड़ों और खच्चरों की गंदगी से बिजली और गैस बनाने का एक शानदार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया है। यहां हर दिन करीब 4000 किलो गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है, जिससे हर महीने सैकड़ों किलो बायोगैस तैयार हो रही है। सबसे खास बात यह है कि इको फ्रेंडली गैस का इस्तेमाल सीधे उस लंगर में खाना पकाने के लिए किया जा रहा है, जहां हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। सीईओ सचिन कुमार वैश्य के मुताबिक ये प्लांट न केवल यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखने में मदद कर रहा है, बल्कि प्रदूषण को कम कर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का बेहतरीन उदाहरण भी पेश कर रहा है। ये पहल पूरे देश के धार्मिक स्थलों के लिए एक बड़ा संदेश है कि अगर सही सोच और तकनीक का इस्तेमाल हो तो कचरे को भी सेवा और शक्ति में बदला जा सकता है।
गुलमर्ग के खूबसूरत पहाड़ों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, जहां पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया। यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों जैसे कोंगडोरी और अफरोत की चोटियों पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है, जबकि मैदानी इलाकों में भी करीब 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। इस ताजा बर्फ को देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो जमकर मस्ती करते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं। मार्च के महीने में ऐसी शानदार बर्फबारी देखना सैलानियों के लिए किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा है, जिसे वो अपनी किस्मत का खास तोहफा मान रहे हैं। कश्मीर के अन्य हिस्सों से भी अब लोग इस जादुई नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए भारी तादाद में गुलमर्ग की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 21 से 25 मार्च के बीच मौसम अब शुष्क और साफ बना रहेगा, इसलिए बर्फ का आनंद लेने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई है, जिसने पूरे इलाके का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के लगभग सभी हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अचानक सर्दी का एहसास बढ़ गया है। मौसम इतना सुहाना हो गया है कि गर्मी की तैयारी कर रहे लोगों को एक बार फिर से अपनी अलमारी से कंबल और जैकेट निकालने की जरूरत पड़ गई है। मौसम विभाग ने इस बदलते मिजाज को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका मतलब है कि अभी बारिश का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन लोग इस सुहाने और ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पूरी दुनिया में अपनी मौत की उड़ती अफवाहों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अचानक सबके सामने आए और एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बेहद कड़े तेवर दिखाते हुए दावा किया कि इजराइल ने ईरान पर चारों तरफ से एक साथ बड़े हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मची है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि ईरान अब बर्बादी के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसे अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल उनकी सेहत को लेकर चल रही सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा, बल्कि ये भी जता दिया कि वो युद्ध को लेकर कितने गंभीर हैं। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हड़कंप मच गया और कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे भीषण दौर में पहुंच चुकी है। अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के जवाबी हमले और इस युद्ध के अगले बड़े मोड़ पर टिकी हुई हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर आ गया है, जहां इजराइल ने पहली बार कैस्पियन सागर में घुसकर ईरानी नौसेना के जहाजों पर जोरदार हवाई हमला किया। इस चौंकाने वाले हमले की कई तस्वीरें और वीडियो अब पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं, जो तबाही का मंजर साफ बयां कर रहे हैं। अपनी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद इस ऑपरेशन का जिक्र किया और इसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी कामयाबी बताया। रक्षा जानकारों का मानना है कि इतनी दूर जाकर हमला करना ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि ये इलाका अब तक सुरक्षित माना जाता था। इस खबर के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है और लोग अब ईरान के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को कहीं भी छिपने की जगह नहीं देगा, चाहे वो जमीन हो या समंदर। इजराइल के हाइफा शहर में मौजूद बाजान ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने एक बड़ा मिसाइल हमला किया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। हमले के तुरंत बाद रिफाइनरी से काले धुएं का इतना विशाल गुबार उठा कि पूरा आसमान काला पड़ गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। खुद इजराइल ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरानी मिसाइल सीधे रिफाइनरी के अहम हिस्से पर जा गिरी है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटी हैं।
ये घटना साफ करती है कि अब जंग एक नई और बेहद खतरनाक दिशा में मुड़ चुकी है, जहां दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तेल और गैस के ठिकाने युद्ध के सबसे बड़े टारगेट बन गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में एनर्जी संकट गहराने का डर पैदा हो गया है। साउथ लेबनान के जंग के मैदान से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां लाइव कवरेज के दौरान रूस के आरटी चैनल के रिपोर्टर पर अचानक ड्रोन हमला हो गया। यह हमला उस समय हुआ जब रिपोर्टर कैमरे के सामने युद्ध की ताजा स्थिति बता रहा था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन हमला इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद पत्रकारों में हड़कंप मच गया। इस घटना पर इजरायली सेना ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही इलाके को खाली करने की चेतावनी दी थी और उनका मकसद पत्रकारों को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं था। हालांकि इस हादसे ने एक बार फिर युद्ध क्षेत्र में काम कर रहे पत्रकारों की सुरक्षा पर अब बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस हमले के बाद रूस और इजरायल के रिश्तों में कितनी तल्खी आती है।